सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। अब आज से जो आपकी क्लासेस होगी वो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से होगी, बट वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अब क्लासेस होगी। अब तो इस क्रम में जैसे कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आज से, और एक सिस्टम में एक बेहतर कंटेंट के साथ। तो आप करेंगे क्या कि अपना जो एक नोट है अगर आप बनाए होंगे तो वहां पे देखिएगा कि जो चीज जरूरी पड़ रही है ऐड करने की तो ऐड कर लीजिएगा। अगर लगेगा कि हाँ नोट आपने जितना कंटेंट चाहिए उतना नहीं है उसमें, तो फिर A4 साइज के मदद से एक अच्छा नोट आप बना लेंगे। A4 साइज पेज रख लीजिएगा और ब्रीफ में उसको लिखते जाइएगा, क्योंकि अब सब चीज दिखेगा आपको, तो लिखेंगे तो दिखेगा। तो ये वाला शिकायत नहीं रहेगा कि दिख नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि जो क्लासेस होगी तो एक लेक्चर्स आपको सुनने को मिलेंगे। जो लेक्चर है उसको बड़ा गौर से सुनना है, क्योंकि जितना अच्छा सुनिएगा कॉन्सेप्ट आपका उतना ही बेहतर होगा। यहाँ कॉन्सेप्ट को ठीक करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आप आंसर बेटर दे पाइएगा। और ये जो क्लासेस है अब आपका उस दिशा में है जिस दिशा में आपको पूरी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। अर्थात एक अच्छा कंटेंट मिलेगा जो आम बुक से बाहर का होगा। आम बुक में जो सोचेगा कोई नॉर्मल बुक पढ़ लीजिए और कंटेंट मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। एक डीपली नॉलेज भी आपके पास आ जाएगा। और प्लस जो है कोई भी क्वेश्चन जिसको आप लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड आ गया, बहुत भारी आ गया, तो वो आपको नहीं लगेगा क्लास पूरे सुनने के बाद। तो अब डिपेंड ये करता है कि जो क्लासेस होगी तो आप उसको अच्छे से मेमोराइज भी कीजिएगा उस कंटेंट को जो आपको बताया जाएगा। बहुत सारे कंटेंट होंगे तो आपको अननोन होगा, तो उससे डिप्रेशन में नहीं आना है क्यों इतना साल पढ़ा हो जाए ये सब मालूम नहीं है। वो हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब आप जो पढ़ेंगे तो अब आप उस पर्पज से पढ़ेंगे कि आपको हिस्ट्री को एज एग्जाम में ऑप्शनल के रूप में भी चुनना है। तो कंटेंट जो आपको मिलेंगे उस हिसाब से भी मिलेंगे। फ्री में तो आप वो काम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ऑप्शनल लेके बैठिएगा मेंस एग्जामिनेशन में एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे बनाना पड़ेगा। तो वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चंस आएंगे और काम कर जाएगा ये पढ़ाई। एंड ये पढ़ाई दोनों काम करने जा रहा है, आपको प्री में तो करेगा ही करेगा, प्लस आप मेंस से ऑप्शनल लेके बैठेंगे तो वहां भी करेगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठीक करके अच्छे से लेक्चर्स को सुनना है, ये बहुत जरूरी है। जितना अच्छा से लेक्चर सुनिएगा उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर कहीं से किसी भी बुक को आप पढ़िएगा तो आपको मतलब बुक ही आपके औकात से कम लगेगा। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ बात कर रहे हैं। कोई बुक, एक तो बुक मिलेगा नहीं, एल श्रीवास्तव का बुक आएगा जहाँ से आप ये सब फैक्ट मिल भी सकता है आपको। अदरवाइज जो नॉर्मल बुक है जो हमने अभी तक रिकमेंड किए थे हिस्ट्री पढ़ने के लिए, वो सब बुक में बहुत सारे कंसेप्ट नहीं मिलेंगे आपको। अब थोड़ा सा मैगजीन्स वगैरह अपडेट करिएगा तो वहां से कुछ नया नया रिसर्च जो हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी और कुछ नहीं, कहीं नहीं मिलने जा रहा है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री है क्या एग्जैक्टली। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है, तो सिंपल सी बातें हैं। जो हिस्ट्री होता है, सबसे पहले सवाल आएगा माइंड में कि हिस्ट्री क्या होता है। हालांकि ज्यादातर लोग जानते होंगे, वो जानना और ये जानना दोनों में बहुत अंतर है। अगर मैं इसको शॉर्ट में लैंग्वेज में एक वर्ड में बता दूं कि हिस्ट्री का मतलब होता है अतीत की घटनाओं का कालानुक्रम अध्ययन। अतीत की घटनाओं का कालानुक्रम अध्ययन, जो किसी पास्ट की घटनाएं हैं, और ये पास्ट की जो इंसिडेंट हैं इसको हम क्या करते हैं काल के हिसाब से
टाइम पीरियड के हिसाब से इसको पढ़ते हैं। टाइम फ्रेम में अतीत की घटनाओं को पढ़ते हैं तो उसको हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है, नॉर्मल आदमी भी इसको बता पाएगा, बट हम जो आपको बताने जा रहे हैं हिस्ट्री होता क्या है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और ये जवाब दे जब कहीं दे दीजिएगा तो वो जो पढ़ना मतलब पूछने वाला आदमी होगा ना, शायद उसके समझ से या तो बाहर जा सकता है या वो ये मान लेगा कि हमसे ज्यादा नॉलेज है इसके पास। दोनों बात हो सकता है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं। ये नहीं समझिएगा कि वो हिस्ट्री को जैसे डिफाइन किया जाता है वैसे हिस्ट्री है। हमने जब डिफिनेशन दिया है हिस्ट्री का इस तरह का तो सामने वाले को आज तक समझ ही नहीं आया। तो हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि सामने वालों को समझ में हिस्ट्री आया या नहीं आया। मैं जो जान रहा हूँ और मैं जो हिस्ट्री पढ़ा, क्योंकि एज ए रिसर्च स्कॉलर के तौर पर तो मेरे जो अपने एक्सपीरियंस हुए मैं वो बताया। क्योंकि हिस्ट्री को नॉर्मल लोग ये समझता है कि बस अतीत की घटना है, कानून कर्म कर देंगे, सब यही बोलता है, ये डिफिनेशन भी देता है। आई थिंक एक कॉमन सा डिफिनेशन जो हर कोई जानता है तो वो सब जानता है और बता देगा वही। बट थोड़ा सा अलग करिएगा उसको तो फिर सर मुश्किल हो जाता है हिस्ट्री, फिर वो नहीं बता पाता। लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो इसमें देखिएगा लॉजिक भी लगता है, ठीक है ना, तर्क लगता है, प्लस इसमें मानव के जो घटनाएं हैं, मानव द्वारा जो की गई कोई एक्टिविटी है वो सारे एक्टिविटी इसमें आ जाता है। उसके बाद जो है आप वर्तमान परिवेश में उसको रख करके अध्ययन करते हैं। इसलिए हिस्ट्री वो नहीं है जो आम आदमी हिस्ट्री के बारे में बताता है। हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। और डिफरेंट सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जो मनुष्य है इतिहास के बारे में, क्योंकि हम इतिहास में पढ़ेंगे क्या, तो मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वर्तमान में जो मनुष्य का है, वर्तमान में अतीत का जो मनुष्य है उसके बारे में रखे, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में रख के तर्क बोधन क्षमता का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, जब हम किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको इतिहास कहते हैं। तो इतिहास एक नॉर्मल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इतिहास का मतलब क्या है, उसमें तार्किक पावर है। और तर्क क्षमता कहाँ से आएगा, यानी इसमें विज्ञान का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। विज्ञान में हिस्ट्री बने कि आप कर सकते हैं, फिजिक्स का कंसेप्ट आ सकता है उसमें, केमिस्ट्री का कंसेप्ट आ सकता है उसमें, बायोलॉजी का कंसेप्ट आ सकता है, जो जियोलॉजी का भी कंसेप्ट आ सकता है, भूगर्भ शास्त्र जो है जियोडोसी का भी उसमें कंसेप्ट आ सकता है। उसके बाद जो है हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ सकता है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट उसमें आ सकता है, पॉलिटी का उसमें कॉन्सेप्ट आ सकता है। इवन कुछ जगह मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के भी आवश्यकता होते हैं तो वो भी इसमें आ सकता है। तो आप ऐसे करके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसीलिए हिस्ट्री वो नहीं है जो नॉर्मल लोग बताता है। और ये एक बड़ा कंफ्यूजन का दौर है कि भाई जब हम इतिहास बोल रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें कंफ्यूजन भी हो जाए। जब सामने वाले को आप बताइएगा ये सब बात तो वो कहेगा ये लग रहा है कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है इतिहास के बारे में। लेकिन सच यही है कि इतिहास में सारी चीजें आती हैं। कोई तब बात करने लगता है, बोलता है 2 वर्ड में बताओ, तो इसीलिए मैंने आपको 2 वर्ड में पहले बता दिया। अतीत की घटनाओं का जो है कालानुक्रम अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। एकदम सबसे शॉर्ट डिफिनेशन इतिहास का यही है। और चूंकि ये इतिहास है तो इतिहास में सारा विषय आता है। और ये एक जो हिस्ट्री के प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर जीवन में हिस्ट्री ही पढ़े हैं तो वो हिस्ट्री के अलावा उसको दूसरा सब्जेक्ट लिंक ही नहीं किए हैं तो वो कैसे मान लेंगे आपके बात को। वो तो फिर कहेंगे नहीं इतिहास का मतलब तो कुछ और होता है, तो कुछ और बोले जा रहे हैं, तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए कभी कभी ज्यादा पढ़ा हुआ भी नुकसानदेह होता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कम पढ़ा हुआ भी फायदा में आ जाता है आदमी। अब जो इतना पढ़ लेते इसमें कौन सा ज्यादा पढ़ाई करना पड़ा। बट ये अपने जगह सही है। लेकिन इतिहास के जिसको डीपली नॉलेज है उसके हिसाब से ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इस तरह से मैं आपको रिक्स थोड़ा सा रहता है, ज्यादा नॉलेज और कम नॉलेज के बीच का ये एक रिक्स बना रहेगा। ठीक है, तो खैर चलिए हम इसको आगे बता देते हैं कि जो इतिहास होते हैं, इतिहास को आप इस तरह से 4-5 एंगल में मैं डिटेल्ड आपको बता दे रहा हूँ कि इतिहास एग्जैक्टली होता क्या है। इतिहास, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, इतिहास क्या है।
व्हाट इज हिस्ट्री। तो इतिहास क्या है अगर हम बात करें तो सबसे पहले इतिहास जिसका कालखंड क्या हो, अतीत से हो, जिसका कालखंड क्या हो, अतीत, जिसका कालखंड अतीत है, अतीत मतलब पास्ट, ये जो कनेक्शन है पास्ट से है। तो एक तो बात इतिहास पढ़िएगा तो आपको ये दिख जाएगा इतिहास अध्ययन में। दूसरा इसका कनेक्शन वर्तमान से है, जिसका जुड़ा वर्तमान से, जिसका जुड़ा वर्तमान से है, क्योंकि इतिहास लिखा कब गया, प्रेजेंट में ना मनुष्य ने लिखा है ना उसको। इतिहास को मनुष्य जब चाहेगा वो बदल सकता है, यानी कि कैसे है पाए वर्तमान से, जैसे कि आप पास्ट में जाइएगा, यहाँ से क्या करिएगा, फैक्ट ले सकते हैं। तो मनुष्य ऐसे रहता था, मनुष्य वैसे रहता था, यहाँ से फैक्ट्स मिल जाएगा। और जब प्रेजेंट जाइएगा, प्रेजेंट में हिस्टोरियन क्या करेगा, हिस्टोरियन प्रेजेंट के आधार पे फैक्ट्स को एनालिसिस करेगा, और यही मिलके ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है, यही बनता है हिस्ट्री। जब हिस्ट्री बोले तो कालखंड अतीत है, जुड़ाव कहाँ से है, प्रेजेंट से है, जिसका जुड़ाव कहाँ से होगा, वर्तमान से, जिसका जुड़ाव कहाँ से है, वर्तमान से। जुड़ाव बोले तो वर्तमान से है, क्योंकि पास्ट से फैक्ट लेंगे, प्रेजेंट से हिस्टोरियन उसको एनालिसिस करेगा, वही बनता है हिस्ट्री। ये सेकेंड इसकी बात है इतिहास के अंतर्गत। तीसरी जो बात इतिहास के अंदर है, जिसके केंद्र में केवल मनुष्य हो, सेंटर पॉइंट जो होगा वो मनुष्य होगा, जिसके केंद्र में केवल मनुष्य रहता। तो देखिए सेंट्रल पॉइंट जो होगा मनुष्य होगा, मानव होगा, ह्यूमन होगा। हम अध्ययन हिस्ट्री में कौन चीजें करते हैं, मानव करते हैं, मानव के गतिविधियों का करते हैं, ह्यूमन एंड ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं। तो सेंट्रल पॉइंट जो होगा ह्यूमन एंड ह्यूमन एक्टिविटी होगा आपका। उसके बाद जो इतिहास है, इसमें हम मानव के क्या करते थे, मानव के भौतिक क्रियाकलाप और मानव के सांस्कृतिक, यानी कि उसके फिजिकल एंड कल्चरल एक्टिविटी का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी कल्चर एंड सिविलाइजेशन का अध्ययन करते हैं। इसके केंद्र में मनुष्य। विषय वस्तु क्या होगा, विषय वस्तु क्या होगा, इसका विषय वस्तु होगा कल्चर एंड सिविलाइजेशन। क्या होगा, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अर्थात कल्चर बोले तो संस्कृति, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। तो जो विषय वस्तु है कल्चर एंड सिविलाइजेशन है। तो विषय वस्तु आपको ये ध्यान में रखना होगा। और अध्ययन का जो हमारा स्वरूप होगा वो वैज्ञानिक होगा, क्योंकि विज्ञान तो आएगा ही। जो हमारा विज्ञान स्वरूप है, फीचर ऑफ द स्टडी जो होगा वो क्या होगा, इसमें विज्ञान होगा, विज्ञान होगा, ठीक है। और क्या होगा इसके अंतर्गत हमको, आलोचनात्मक होगा। तो यानी कि विज्ञान मतलब वैज्ञानिक होगा, आलोचनात्मक होगा, ये होगा। हम जब स्टडी करेंगे तो विज्ञान, तर्क, क्योंकि देखिए आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री को लोग सोचते हैं आर्ट सब्जेक्ट है, आर्ट तो अरे ऐसे ही पढ़ लेंगे, रट लेंगे, आर्ट तैयार हो जाएगा, वो अंधेरे में है। इतिहास में जितना लॉजिक और साइंटिफिक स्टडी होता है, जितना साइंस का अप्रोच लगाना होता है उतना, इसीलिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि इतिहास पढ़ाना बच्चे की खेल नहीं है। हर कोई आएगा इतिहास में कूद जाता है, उसको लगता है इतिहास पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है।
इतिहास में बहुत ज्यादा दिमाग आपका, बहुत ही मतलब दूसरी टाइप का माइंड होना चाहिए। लेकिन सच यही है, इतिहास जो सही ढंग से पढ़ाया जाए तो आदमी को समझ में नहीं आता है। और चूंकि डिफिनेशन जो आपको इतिहास का दे रहा आप खुद समझिएगा, और ये सब चीज होगा जब इतिहास पढ़िएगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। ये तो 5वां नंबर हो गया। अब आगे अगर देखिएगा तो इसका जो प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुति चूंकि आर्ट का विषय हो जाता है, तो ये आर्ट अंतर्गत आता है, जिसकी प्रस्तुति का जो ढंग है, प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, इसकी प्रस्तुति का ढंग, जिसकी प्रस्तुति का क्या है, ढंग जो है वो कलात्मक है। इसकी इसके प्रस्तुति का जो ढंग है वो क्या है, वो कलात्मक है। जिसकी प्रस्तुति का ढंग क्या हो, कलात्मक हो। क्योंकि एक कला है, ठीक है ना। अब इतिहास पढ़ाना एक आर्ट है, तो ये जिसको पता है वो तो पढ़ाएगा अच्छा से, और वो यूनिक पीस होगा। तो प्रस्तुति का ढंग क्या है, कलात्मक है। और इसके उद्देश्य में क्या है, अध्ययन का जो उद्देश्य है, अध्ययन का उद्देश्य, इतिहास अध्ययन का जो उद्देश्य की हम बात करते हैं, तो वर्तमान में पास्ट की गतिविधियों का अध्ययन है, वर्तमान में अतीत की गतिविधियों का अध्ययन। अब आई थिंक इतिहास को जो मैं समझ रहा हूं, मैं यही समझ रहा हूं। मैंने कई जगह बताया है, तो कुछ जगह तो बहुत मुझे प्रशंसा मिली, कुछ जगह क्या हुआ ना कि उसको जो है कहा क्या बता रहे हैं, हम इतिहास पूछ रहे हैं। तो फिर वही 2 लाइन वाला डिफिनेशन बताया, तब कहा हाँ ये ठीक है, हमें ठीक है चलिए। उससे मुझे दोनों पता लग जाता था कि जो पूछने वाला प्रोफेसर है इसको कितना नॉलेज है। क्योंकि स्वाभाविक सी बातें हैं, आप अगर इस पे गौर कीजिएगा ये सब कुछ होगा। क्योंकि आप एक एक पॉइंट को देखिए, एनालिसिस कीजिए। अतीत से क्या इतिहास का जुड़ाव नहीं है। जब आप पढ़ते हैं पास्ट की घटना होती है ना, लेकिन वो पास्ट की घटना के एनालिसिस कब करते हैं, वर्तमान में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। इतिहास जो लिखा गया है आज से 50 साल पहले इतिहास लिखा गया, तो मॉडर्न में आके लिखा है ना, तो उस समय प्रेजेंट में न लिखाया। घटनाएं तो पहले हो गई, जब इतिहास लिखा जाता है तो वो प्रेजेंट होता है, इतना मान के चले, क्योंकि वो तो पास्ट हो चुका होता है इतिहास। और जब हम बात बीती हुई बात बताते हैं तो कहीं न कहीं प्रेजेंट में ही किसी न किसी को बताते हैं, इसीलिए ये कनेक्शन है। दूसरा, तीसरा जो पॉइंट्स है इसके केंद्र में क्या है, मानव से, मनुष्य, केवल मनुष्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। मनुष्य ने ये खाया, मनुष्य ने ये पिया, मनुष्य ने चित्रकारी की है। अगर राजा में भी आए थे, राजा का भी इतिहास, तो क्या राजा भी तो एक मनुष्य है। फिर वो उसके अंदर का तो उसका काम झाम जुड़ गया कि मनुष्य आया, यहाँ राजा आया, राजा का अपना सेना था, सेना के साथ सेनापति था, इतनी सेनाएं थी, इतनी वो थी। इतिहास तो बस वही पे आके फोकस हो गया, राजा और राजा के एपिसोड पे आके। इतिहास के बारे में पहली बार हेरोडोटस ने बताया कि इतिहास वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। इतिहास को क्रमिक रूप देने का काम किसी ने किया था, हेरोडोटस ने किया था। इसलिए फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं, हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री है। कोई फादर ऑफ हिस्ट्री वैसे नहीं हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के कि आप किसे ज्योग्राफी के, या मान के चलिए आपके साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जो भी फादर होते हैं ना उसने कुछ यूनिक बात की है तभी वो फादर हो गया। तो ये मनुष्य के केंद्र का है, और मनुष्य जैसे जैसे आया तो पहले हमारे हिंदुस्तान में जो इतिहास लिखे जाते थे, राजा और राजा कहानी लिखी जाती थी। लेकिन कमिंग टाइम में क्या हुआ कि बोला गया कि भाई राजा और राजा की कहानी लिखने से तो काम नहीं चलेगा, तो अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा बताइए। उस समय अर्थव्यवस्था कैसा रहा, समाज कैसा रहा। तो जब इतिहास में हर चीज का समावेश होने लगा तब बोला गया कि हाँ इतिहास। हेरोडोटस का ये राय था कि इतिहास में हर चीज होगा, कालानुक्रम अध्ययन होगा, और लेकिन ये सब चीजें होगा। और इसके विषय वस्तु जो होंगे वो कल्चर एंड सिविलाइजेशन होगा। कल्चर क्या है और सिविलाइजेशन 2 वर्ड में जानिए।
हम जो है वो कल्चर है और हम जो बनाते हैं वो सिविलाइजेशन है। यानी कि वी आर दो वर्ड में ही माइंड में रखिएगा, वी आर क्या है, कल्चर है, और व्हाट वी मेड वो हमारा सिविलाइजेशन है। व्हाट वी मेड, जैसे सड़क बनाएंगे हम लोग, मेड किया है, सड़क बनाए हैं, तो हमारा सिविलाइजेशन हो गया। लेकिन हमारी खान पान रहन सहन की जो संस्कृति, हम जो कपड़े पहन रहे हैं, हम जो आभूषण पहन रहे हैं, हमारे सिंदूर लगाती है, मेरा लिपस्टिक लगाती है, ये सब जो चीजें दिख रहे हैं वो हमारी क्या है, कल्चर है। लेकिन सिविलाइजेशन में हम बनाते हैं चीजों को, व्हाट वी मेड, घर हमने बना दिया तो वो हमारा सिविलाइजेशन हुआ। इसलिए कल्चर दीर्घजीवी है, ये जिंदा रह सकता है लेकिन ये मर सकता है, सभ्यता खत्म हो सकती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, सभ्यता तो खत्म हो गए, आगे वैदिक सभ्यता आ गई, फिर आ गया मौर्य साम्राज्य आ गया। तो कहने का मतलब ये सब खत्म हो सकता है, बट ये जो संस्कृति है, जैसे मौर्य हड़प्पा संस्कृति में लोग जो है सोलिंग योनि की पूजा का कॉन्सेप्ट था, वो चलता रहा है, आज तक चल रहा है। यहाँ पे जो है सो प्रकृति पूजा है, तो प्रकृति पूजा आज भी चल रही है, हमारी क्या थी, कल्चर थी। तो ये है लेखन कला का कॉन्सेप्ट, क्या है, कल्चर है हमारा, लिखने का कला, आज भी लिख रहे हैं हम लोग, उस समय में लोग लिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें कल्चर है, इसलिए कल्चर मरता नहीं है, सभ्यता मरता है। और अध्ययन का जो स्वरूप होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। जब आप कोई चीज किसी से बात करते हैं तो तार्किक साथ करिए। हिस्ट्री में हर एक बात पे तर्क है, ये मत समझिएगा कि हिस्ट्री पढ़ना है तो तर्क नहीं होगा, हर जगह तर्क होगा। कोई भी बात होगा तो उसके पीछे लॉजिक होगा। जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना, 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति जरूर 1857 हुई, लेकिन इसका बैकग्राउंड 1773 में ही लिखा गया है, इसे एक्ट में ही लिख दिया है। और 1857 की क्रांति से आगे चल के मान लो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, तो इसकी कहानी बहुत पीछे से आ जा रही है। 1919 के एक्ट में ही इसकी बीमारी छिप जाती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो हो रहा है, बट उसकी जो घटनाएं बहुत पीछे हैं, पीछे है। तो एक घटना, फिर एक दूसरी घटना, फिर दूसरी बार तीसरी घटना, तीसरी चौथी घटना, ऐसे होते होते यहाँ तक हम पहुंचते हैं। और वो जो बताते हैं, जब हम साइंटिफिक, जब हम उसको क्या किए, कालानुक्रम में डाल दिए, या हम उसको एक क्रमबद्धता में कर दिए, सीक्वेंस कर दिए, तो वही तो विज्ञान हुआ। जब हम विज्ञान को डिफाइन करते हैं क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन बोलते हैं। सीक्वेंस में जब हम चीजों का अध्ययन करते थे, इतिहास में क्या हुआ, क्रमबद्ध अध्ययन तो हुआ, कालानुक्रम बोलते थे, क्रमबद्ध अध्ययन तो हो गया हमारा। तो इसीलिए विज्ञान का अप्रोच लगे। और कोई भी बोलते थे तर्क चाहिए, ऐसे नहीं बोल दिया कोई राइटर कि इतिहास में मत में विवाद है ना, कोई कुछ बोल दिया तो दूसरा राइटर उसको बोलता है नहीं ये बात नहीं है, ये इसलिए है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज भारत का शोषण किया, तब अंग्रेज जो इतिहासकार था बोला नहीं, हम भारत शोषण नहीं किए, हम भारत से व्यापार करते थे, व्यापार में हमारी सामान सस्ती थी तो हम बढ़त ले लिए। जैसे आज चाइना देख ली, चाइना का सामान सस्ता है, आज पूरी दुनिया में छा गया चाइना। तो कहेगा चाइना को, हमको तो चाइना तो अपने एंगल से कहेगा हाँ भाई हम सस्ता बना, आप भी सस्ता बनाइए, तू तो अपने टिफिन, तो उसका भी तर्क अपने जगह सही है। इधर वाला कहता था कि हमारा देश पहले इतना अच्छे से सामान बनाता था, आपका सामान महंगा था ना, इसलिए तो नहीं खरीदा कोई, आपका अपने देश में ही लोग नहीं खरीदा, विदेश छोड़ दीजिए। तो ये चीज, और ये इसमें कलात्मक है, जब एक्सप्लेन करते हैं बताते हैं तो ये कला है, आर्ट है। आर्ट क्या होता है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन का कनेक्टिंग चीज होता है, जैसे कल्चर बोलते हैं और सिविलाइजेशन बोलते हैं, ये दोनों को जो जोड़ने वाला चीज है वो है आर्ट। आर्ट मतलब कला। जब हम कला को डिफाइन करते हैं तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन को लिंक करता है, तो कल्चर सिविलाइजेशन को जोड़ने वाली चीज होती है, उसको बोलते हैं कला। इसलिए आप कल्चर और सिविलाइजेशन जब बोलते हैं तो इस बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, जो कला, कैसे आप बता रहे हैं, किसी को नाचने आता है, बहुत अच्छा नाचने आता है उसको, किसी को बोलने आता है तो बहुत अच्छा बोलने आता है, स्पीकर बहुत अच्छा है, कोई कोई गायक सिंगर बहुत अच्छा है, वो उसका कला है, उसका अच्छा होना वो कला है। अच्छा गा दिया तो मुझे उसका सुंदरता हो गया उसमें। किसी को बोलने आ गया, पढ़ने आ गया, पढ़ाने आ गया, वो की कला है। और ये जो कला है कल्चर सिविलाइजेशन के कड़ी कम करता है। और अध्ययन का जो उद्देश्य होगा, वर्तमान में हम लोग अतीत की गतिविधियों का अध्ययन करें। अब ये सारा चीज हम करते हैं तो इसमें जो है कोई भी इतिहास हम पढ़ेंगे तो 4-5 चीज है जो हमको देखना पड़ेगा। यानी कि आप इसको देख लीजिए, इतिहास पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा, जब आप पढ़िएगा तब ये सब एनालिसिस कीजिए, ऐसे मत पढ़ लीजिएगा आम आदमी की तरह। जैसे एक साक्ष्य ढूंढिएगा, प्रूफ, कि भाई कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो हमको प्रूफ चाहिए।
इसी को हम स्रोत बोलते हैं। सोर्स क्या है? पढ़ते वक्त साक्ष्य चाहिए, स्रोत, या इसी को हम लोग ठेठ में गवाह भी बोलते हैं। गवाह, साक्ष्य, या इसी को एविडेंस बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलने क्या बोलेंगे? एविडेंस, एविडेंस बोलेंगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रूफ, इसी को सोर्स बोलते हैं। ये सारी चीजें जब होगी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास जब पढ़ते हैं तो एक साक्ष्य की जरूरत होती है, ठीक ना। ये जो साक्ष्य आपको मिल जाएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या करिएगा? क्रमबद्धता ढूंढिए, सीक्वेंस में है कि नहीं है, उसके लिए एक सीक्वेंस देखना है। उसके बाद तटस्थ, न्यूट्रल रहना है, ये नहीं कि ये बोला उसके पीछे भाग गए। न्यूट्रल रहना है, तटस्थ होकर इतिहास का अध्ययन होता है। जब आप एक राइटर बनते हैं तो आपको दोनों के बात को सुनना पड़ेगा, सकारात्मक क्या करा, नकारात्मक क्या करा, उसके बीच जो आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं वो आप लिखेंगे। लेकिन ऐसा कोई करना नहीं चाहता है, और जो तार्किक है, लॉजिकल हो, वो आपका ये करना है। और बाद में तार्किक के साथ क्या है, वैज्ञानिक भी आपका अप्रोच होना चाहिए, वैज्ञानिक अप्रोच होना चाहिए। लॉजिकल तो होना चाहिए, साथ में वैज्ञानिक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। इसलिए इतिहास वो हम इसी पॉइंट ऑफ एंगल से देखते हैं, और जब पढ़िएगा तो ये सारा चीज इतिहास में डाल के पढ़िएगा। क्योंकि जब आप एक इस कॉन्सेप्ट इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा, और बहुत अच्छा, मतलब जो आप उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए इतिहास में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, साक्ष्य, ये, दूसरा उसका सीक्वेंस, तीसरा उसका तटस्थता, चौथा उसका तार्किकता, फिर वैज्ञानिकता, ये होना चाहिए। इतिहास पढ़ते वक्त कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो भाई उसके कहने के पीछे के सोर्स क्या है, सोर्स पे जाइएगा। सोर्स में जैसे कि आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, अभिलेख पढ़ते हैं, सोर्स हो जाता है। सिक्के पढ़ते हैं, उसका सोर्स का काम करता है। फिर सीक्वेंस देखना होता है, तो क्रमबद्ध में हम चल रहे हैं कि चल रहे हैं। एक घटना है तो क्या उसकी तुरंत घटना दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो क्रमबद्धता होना चाहिए, तो आपको याद रहेगा पूरी स्टोरी। नहीं तो स्टोरी याद कहाँ से रहेगा? इसलिए क्रमबद्धता होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए पढ़ते वक्त, बायस्ड होके नहीं पढ़ना है, लॉजिक, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना है पढ़ते वक्त, तार्किक क्षमता, जितना भी आपको सोच समझ बुद्ध है वो सब आपको इस्तेमाल करना है इसमें। और वैज्ञानिक अप्रोच, वैज्ञानिक तो अपने आप बन जाएगा। जब किसी चीज को क्रमबद्ध रूप में लेके चलेंगे तो वैज्ञानिक हो ही जाता है, यानी वो साइंस की तरह आपको पढ़ना है इतिहास को। तो सबसे पहले आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब चूंकि देखिए, जो पहले टाइम का इतिहास आप देखेंगे, पहले का जहाँ सवाल कम आता है, ये तो अभी तक हम ये समझे कि इतिहास है क्या। इतिहास है तो फिर दूसरा पढ़े कि इतिहास पढ़ा कैसे जाता है। अब हम तीसरा वो पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि जो मनुष्य का इतिहास है वो बहुत पुराने टाइम से अगर देखिएगा तो उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक, यहाँ से इतिहास शुरू होता है, प्राग ऐतिहासिक काल। यहाँ से बेसिक 3-4 बात आप जान लीजिएगा तो यहाँ के सवाल को ज्यादा परेशान करने वाले नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री फेज, प्री हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री पीरियड या प्री हिस्ट्री। ये प्रागैतिहासिक काल जब पढ़ते हैं तो इसमें 3 काल हम लोग को देखना पड़ता है। एक पढ़ना होता है इसमें पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक फेज, इसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल। एक होता है मेसोलिथिक फेज, इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। जब आप 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो ये फिर आपको साइट्स दिए गए थे उसमें, मध्य पाषाण काल। और एक है नियोलिथिक फेज, नियोलिथिक फेज, नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक फेज, पुरापाषाण, मेसोलिथिक फेज, मध्यपाषाण, नियोलिथिक फेज, आपको नवपाषाण। ये 3 फेज है इतिहास में। और इस सब टाइम
जो है आपको अगर इतिहास को शुरुआती रूप दे देते हैं, शुरू से लेकर के अगर आप आइएगा तो इसको आप यहाँ तक ले सकते हैं, शुरू से लेकर के आप अराउंड 3000 BC तक ला सकते हैं। तब उसके आधार पर सिविलाइजेशन शुरू हो जाएगा आपका। तो 3000 BC तक का ये इतिहास है, शुरू से लेकर। शुरू को कहीं 14 लाख BC ले लेते हैं, कहीं 2.5 लाख लेते हैं, कहीं 5 लाख लेते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग है इसका स्रोत, लेकिन आप ऐसे समझिए मोटा मोटा कि शुरू से पाषाण युग जो है आपका, शुरुआत से लेकर के आप 2.5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 3000 BC तक ले सकते हैं। 2.5 लाख ईस्वी पूर्व BC, 2.5 लाख BC से लेकर ये कितना तक है, 3000 BC तक है ये। इसके बाद 2700 के आगे फिर वहां से हड़प्पा का काल आ जाएगा। आपको हड़प्पा का जो हिस्ट्री बदलेगा वो प्रोटो हिस्ट्री हो जाएगा। अभी आप प्री हिस्ट्री को थोड़ा समझ रहे हैं। तो ये जो प्री हिस्ट्री है, आप इसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, यही में 3 फेज आप पढ़िएगा। टोटल जो प्रागैतिहासिक काल का जो फेज है आप जोड़ लीजिए, 2.5 लाख BC 3000 BC है। ज्यादातर टाइम फ्रेम इसी को दिया। इसमें जो मनुष्य थे वो क्या थे, एक तरह से वो जानवर टाइप का मनुष्य समझिए। तो नंगे रहना है, नंगे घूमना है, कपड़ा नहीं पहनना है, मांस कच्चा खाना है, शिकार करना है। मतलब वो मनुष्य ना मनुष्य के बराबर, जानवर के बीच में रहने वाला मनुष्य, जानवर को अपना दोस्त बनाने वाला, ये सब चीज है इसके अंतर्गत। इसमें भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं, बट चूंकि क्वेश्चन जो एरिया है वो यहाँ से बहुत कम अटेम्प्ट होता है, क्वेश्चन आता नहीं है। बस आप एक इतिहास को कर्म देने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास कर्म में पढ़ना है तो कर्म देने के लिए आप पढ़ रहे हैं। और एक फेज से, जैसे देखिए, एक फेज से दूसरा फेज चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है, पैलियो से मेसो और मेसो से नियो। ये और ये पैलियो मतलब देखिए पूरा पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर होता है, लिथिक मतलब पत्थर होता है। पैलियो प्लस लिथोस, लिथोस मतलब पत्थर, इसको ब्रेक करिएगा वर्ड को, तो पैलियो और लिथोस से बनेगा ये वर्ड। पैलियो, पैलियो मतलब पुरान एकदम पूरा वाला, पुराना वाला, और लिथोस मतलब पत्थर। तो पूरा मतलब पुराना, पुराना वाला पत्थर। मध्य में आ जाएगा मेसो, मध्य, मध्य में बीच वाला। तो ये जो आया था इससे थोड़ा कम पुराना वाला, लेकिन इससे ज्यादा पुराना वाला। तो न्यूलिथिक नया पाषाण, नव पाषाण। तो ये फेज जो चेंज हुआ, इसके पीछे उस समय के एटमॉस्फेयर का, अब यहाँ से यहाँ जो चेंज के कारण है वो कॉन्सेप्ट की तरफ माइंड में रखिएगा। जो चेंज होता है, एक तो एटमॉस्फेयर परिवर्तन हुआ, यहाँ से यहाँ के फेज में एटमॉस्फेयर चेंज हो, फिर यहाँ के फेज में जो है आप इसी तरह चार्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा इसको। यहाँ से यहाँ में भी एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, एक एटमॉस्फेयर चेंज हुआ। यहाँ के जो मनुष्य के टेक्नोलॉजी थे, टूल्स टेक्नोलॉजी, जो अपने सेफ्टी के लिए हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे, वो टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी में यहाँ अंतर आ गया। फिर यहाँ वाले मनुष्य और यहाँ वाला मनुष्य में अंतर आ गया। तो टूल्स टेक्नोलॉजी के आधार पर भी चेंजेस देखेंगे। स्टोन जो यूज करता था, ये बड़ा बड़ा पत्थर यूज करता था, ये उसके तुलना में छोटा पत्थर, ये सबसे छोटा, लास्ट वाला सबसे छोटा पत्थर इस्तेमाल कर रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको देखना है। उसके बाद जो है तकनीकी विकास ये लोग भी किया। ये लोग बैठा हुआ मनुष्य नहीं था, मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी है, प्रोग्रेसिव ह्यूमन है, क्योंकि ये शुरुआती दौर से ही नया नया कुछ न कुछ खोज किया है। जैसे यहाँ आ गया तो पहिया का नवपाषाण काल में खोज कर लिया, यहाँ आया मनुष्य ने आग का खोज कर लिया, पैलियोलिथिक में आग का खोज कर लिया, यहाँ आया तो बस्ती बनाने का जो है सो प्रयास किया। तो बस्ती के जो कुछ शुरुआत हुए यहीं से बनाने शुरू हो गए थे। लेकिन अस्थाई बस्ती यहाँ से आया न्यूलिथिक में। अस्थाई तब होगा जब वो कृषि करने लगेगा। अब कृषि करेगा तो डेली वो जगह नहीं है ना बदल की खेती करेगा, तो खेती करने की शुरुआत करेगा तो बस्ती अस्थाई आएगी। लेकिन वो अस्थाई बस्ती यहाँ से आ जाएगा, टेम्पोररी बस्ती का निर्माण यहीं से हो जाएगा। यहाँ मनुष्य बस्ती तो नहीं बनाया, बस भटकता रहा, ये जंगल वो जंगल, जंगल के जितने रिसोर्स होते थे तो खत्म कर देता, फिर दूसरे जंगल, तीसरे जंगल, उस बीच में से बहुत बड़े बड़े पशुओं से सामना करना होता है। सेफ्टी के लिए बड़े बड़े पत्थर लेके चलते हैं, एक पत्थर फेंक दिए उसके ऊपर तो गया पशु का जीवन। बहुत विशाल विशाल पशु भी, क्योंकि पशु भी बहुत मजबूत होता था, उसको खाने के पर्याप्त रिसोर्स मिलते थे। आज जंगल को लोग नष्ट कर दिया है, उस समय तो जंगल ही जंगल था, हर जगह जंगल। आज जहाँ मनुष्य है वहां जंगल रहा होगा कभी न कभी।
तो ये 3 फेज हैं और तीनों फेज को थोड़ा थोड़ा आपको जानना चाहिए। तो जैसे देखिए पैलोलिथिक का अगर हम बात करते हैं तो पैलोलिथिक में भी जो है आपको 3 फेज आएगा पढ़ने के लिए। जैसे कि पैलोलिथिक में आइएगा तो ये टूट के 3 फेज में टूटता है। पैलियोलिथिक, पैलोलिथिक का जो एक फेज है लोअर पैलोलिथिक बोलते हैं, लोअर लोअर पैलियोलिथिक। एक फेज ये है जिसको हम लोग बोलते हैं निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। कम से कम ब्रीफ में जान जरूर लीजिए ताकि आपके नॉलेज इतने बढ़ जाए कि आप जब किसी भी किताब को पढ़ते कुछ भी पढ़ते आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हुआ लोअर पैलोलिथिक। इसके जो फेज हैं ये जो जनरेट हुआ है शुरू से 2.5 लाख बीसी से लेकर के ये जो है 1 लाख बीसी तक है। आप 1 लाख बीसी तक का जो फेज है ये आपका लोअर पैलोलिथिक का। पैलियो में ही 3 है, इसी में एक है मेसो, मेसो या मिडिल बोलते हैं इसको, मिडिल लिखिए, मेसो के बजाय मिडिल लिखता है, मिडिल लिखिए, मिडिल पैलोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक। ये जो है मध्य पुरापाषाण बोलते हैं इसको, मध्य पुरापाषाण काल बोलते हैं। और ये जो फेज है अब यहाँ से शुरू देखिए, कर्म करने के लिए हमको बताना पड़ रहा है 1 लाख बीसी, 1 लाख बीसी टू ये क्या है 40,000 बीसी तक आता है, 40,000 बीसी। ठीक है। और ये जो है आपको अपर पैलियोलिथिक, तीसरा जो इसमें फेज आता है अपर पैलियोलिथिक का आता है। ये वाला है उच्च पुरापाषाण काल, हिंदी में उच्च पुरापाषाण काल। इसका जो फेज है वो 40,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी टू आपको 10,000 बीसी खींचा गया। सोचिए 10,000 तक का फेज को पैलियोलिथिक में ही रखा गया, 10,000 बीसी तक। तो यानी कि पैलियोलिथिक बोले तो 3 लिथिक है इसके अंतर्गत, लोअर पैलियोलिथिक है, मिडिल है और अपर। एक कॉन्सेप्ट बना लेना है आपको, एनसीईआरटी में जाएगा तो डेट थोड़ा सा हेरफेर किया हुआ, ठीक है ना। ऑथेंटिक डेट आप बहुत मुश्किल है देना, बट इसलिए हम आपको बीच बीच में बोले थे कि डेट्स वगैरह कुछ वेरिएशन करता है तो एनसीईआरटी को ही माना जाएगा परीक्षा हॉल। लेकिन आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट फ्रेम करने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। जब आप इतिहास पढ़ते थे एक सीक्वेंस में नॉलेज होना चाहिए, इसको छोड़ भी देते थे कोई ज्यादा, लेकिन एक सीक्वेंस ब्रेक होता, बस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए मैं इस टॉपिक को बताना शुरू किया। तो पैलियोलिथिक की ये सारी चीजें हुई। अब जो पैलियोलिथिक है इस पैलियोलिथिक के फेज पता ही चल गया, टाइम पता चल गया। अब इसमें कुछ लेक्चर्स को सुनिए, उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो बात करके लिखवा देंगे, आपको बता देंगे। इसमें कुछ जैसे साइट्स वगैरह आप पैलियोलिथिक की जगह लिखे रहिएगा, तो आप बार बार रिपीट कीजिएगा। वो एनसीईआरटी में उतना दिया भी नहीं है, वो 3-4 को देख निकल गया है, लेकिन आपको हम पूरा बता देंगे कि पैलियोलिथिक में कितने सारे जगह हैं जो पैलियोलिथिक से लिंक करता है। जब सवाल को डीपली आएगा तो आप आराम से पकड़ लेंगे। सवाल जनरली नेट जेआरएफ एग्जाम दीजिएगा तो इस टॉपिक से हमेशा 5-6 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। वहां पे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पर ही पूछता है कि पैलियोलिथिक कौन है इसमें निम्नलिखित में से, मेसोलिथिक निम्नलिखित कौन सा है, और ऐसे ऐसे जगह ढूंढ के देगा कि बस वो है ही नहीं सब जगह। तो ये जो पैलियोलिथिक वाला है ना, इसका कालखंड आपको माइंड में आ गया, 2.5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक का है, ये पैलियोलिथिक का है। मिडिल वाला में 1 लाख से 40,000 बीसी है, और अपर वाला 20,000 से लेकर के 10,000 बीसी है। अब अगर आप देखते हैं पैलियोलिथिक के फेज को, तो एक तो कालखंड पहले जानना है, फिर ये जो है आपका ये 3 काल में बट गया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल और अपर में बट गया आपको।
और ये बटने के जो बेस है बस वही है, एक स्टोन टेक्नोलॉजी। क्योंकि यहाँ के जो मनुष्य है लोअर वाले, ये स्टोन बड़े बड़े यूज कर लिए, छोटे हो गया, यहाँ से फिर ये छोटे हो गया, स्टोन टेक्नोलॉजी में चेंजेस, इसलिए फेज बदल जाता है। इतिहास में देखिएगा, जैसे मेडावल एंशियंट है, एंशियंट मेडावल मॉडर्न, आखिर ऐसी घटनाएं घट गई, एक संक्रमण फेज आता है जहां से फेज बदलने लगता है। इधर एंशियंट चल रहा है, अब मेडावल होगा, एक फेज बदलेगा जो मेडावल होगा, एक फेज है, सब जगह एक फेज है, एक फेज है जो ये इसको अलग करता है, ये फेज इसको अलग करता है। जैसे यूरोप में देखिएगा, वहां पे मॉडर्न शुरू हो जाता है, जैसे रिनांस शुरू हुआ, रिनांसा या इनलाइटमेंट का दौर शुरू होता है और वहां पे मॉडर्न हो जाता है। लेकिन यहाँ औरंगजेब मरता है, इतनी सारी कंपनियां आती हैं और प्रभाव डालना शुरू करते हैं, तब एक फेज नया आता है जहाँ से हम लोग उसको मॉडर्न हिस्ट्री में रख देते हैं, तो बोलते हैं मॉडर्न में हम लोग आ गए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, तो एक फेज बदल जाता है। तो आप जब बात करिएगा तो ये जो ये चेंजेस होता है, एक स्टोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें स्टोन का ही है, लिथोग्राफी पत्थर, तो पत्थर का चेंज होगा और आकार में चेंजेस होगा। उसके बाद जो है सो टूल्स जो बनेगा उसमें चेंज होगा, टूल्स के साइज में चेंज होगा, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होगा। ये सब चेंज के कारण जो है एक फेज चेंज हो जाता है। उसके बाद जब हम बोलते हैं कि इसके लिए प्रूफ, जब हम अध्ययन किए तो आपको बता दिया ना कि कोई भी हिस्ट्री का अध्ययन करिएगा तो प्रूफ जरूर ढूंढिएगा। कोई हवा में बोल दिए कि ये है, तो भाई वो है तो कहाँ है। इसीलिए जब इतिहास बता रहे थे तो आपको कोई भी सोर्स बुक के अंदर बात करते थे, अच्छा ये बुक है तो इसके अंदर में ये बात है, ये बुक है तो इसके अंदर में ये बात है, ये बुक है तो इसके अंदर में ये बात है, बता रहे थे ना। वो सोर्स पर आ रहा था, सोर्स भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको सोर्स बुक पे रहेगा। पहले थोड़ा नॉर्मल सवाल देता था तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा सवाल वो ट्विस्ट करेगा तो इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर आप सीक्वेंस में पढ़े हुए भी हैं तो अंदाज लगा लीजिएगा, इसलिए बुक 100-200 पढ़ लेते हैं तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। जब इतिहास लिखने लगेगा तो हाँ, आपको लिखने वाला तो अब काम है नहीं है, अब तो पढ़ने वाला काम रह गया पीटी में खास करके। तो वहां पे आप, वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन दो क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। तो जो मनुष्य है इसके लिए जो साक्ष्य उपलब्ध होगा इस काल के, पैलियोलिथिक के, वो मनुष्य जल जमाव वाले क्षेत्र में, जहाँ जल जमता है वहां पे, नदी के किनारे या कोई झील के किनारे, या कोई औजार दे दिया है बना के तो वो उसका साक्ष्य बन जाता है, या वो मनुष्य ने शिकार किया है तो वो वहां पे साक्ष्य कुछ छोड़ा है, या गुफा में चित्र बना दिया है तो वो साक्ष्य छोड़ दिया है, या मनुष्य के खोपड़ी मिल गए कहीं तो वो खोपड़ी को आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पता लगा लिए कि कब का मनुष्य है। तो कहने का मतलब है कि जितना भी आप पैलियो मेसो नियो यहाँ तक जो आप पढ़िएगा, उसमें जो भी स्रोत है वो लिखे हुए स्रोत नहीं है, वो ज्यादातर स्रोत मिले हैं अलिखित में, उसको बोलते हैं अलिखित स्रोत जो है ज्यादातर मिला है, बिना लिखा हुआ है, अनरिटेन फॉर्म में है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मनुष्य है यहाँ पे जो आप देखिएगा, लोअर पैलियो, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक, तो सबसे मनुष्य ने जो पहले हथियार यूज किया है वो तो स्टोन ही है, स्टोन से ही किया है, लेकिन उसमें कुल्हाड़ी चल के बनाता है, हैंड एक्स उसको बोलते हैं, हैंड एक्स एज ए हथियार के तौर पर मनुष्य ने इस्तेमाल किया है। तो लोअर में जो यूज किया है वो स्टोन किया है, मिडिल में जो है स्टोन किया है, और अपर में जब आएगा तो स्टोन के साथ बोन भी यूज करना शुरू कर दिया। और मनुष्य ने एंटीलर भी यूज किया है, जो श्रृंग है, श्रृंग पशु के श्रृंग होते थे वो एंटीलर है, तो उसका इस्तेमाल मनुष्य ने किया है। वो अपर पैलियो, जो इसका तीसरा फेज है, पैलियोलिथिक। अभी हम जो बात कर रहे हैं टोटली पैलियोलिथिक पे बात कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन कम आता है, बट नीट जेआरएफ के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है। लेकिन आपको बस बेसिक जानकारी यहाँ की चाहिए, क्योंकि आप इतिहास को एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं इसीलिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे पहले लोअर में स्टोन मनुष्य के ज्यादा यूज हुए, मिडिल में भी स्टोन हुए, लेकिन जब मनुष्य पिछला यूज करा तो आगे ऐड कर लेगा नया, तो उसमें क्या दिक्कत है, पिछला वाला चलता रहेगा और ऐड कर लेगा नया वाला। स्टोन के साथ थर्ड वाला में पेपर में क्या करेगा, स्टोन, बोन और एंटीलर का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद जो है मनुष्य ने पत्थर, जहाँ तक जो जानकारी थी मनुष्य के पास, लोअर पैलियोलिथिक में पत्थर जो इस्तेमाल किया है, क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल किया है लोअर वाला में।
कैल्सिडोनी पत्थर का है और सैंडस्टोन। 3 पत्थर के बारे में मनुष्य को जानकारी थी। क्या क्या थी? क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी और सैंडस्टोन। 3 टाइप के पत्थर के बारे में मनुष्य को लोअर पैलियोलिथिक में जानकारी थी, क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी और सैंडस्टोन। और जब ये मिडिल पैलियोलिथिक में आइएगा तो ये पुराने वाले 3 पत्थर तो मनुष्य को पता था, बट यहाँ पे मनुष्य ने पेबल पत्थर का इस्तेमाल किया मिडिल पैलियोलिथिक में, पेबल पत्थर। और यहाँ जाइएगा अपर पैलियोलिथिक में तो यहाँ पिछला वाला तो है ही क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन, पेबल, प्लस फिलिप पत्थर है, चर्ट पत्थर और एगेट पत्थर है। ये कुछ पत्थर का नाम है जिसको मनुष्य ने इस्तेमाल किया है। और जो कंपेरेटिवली पत्थर है वो तुलनात्मक रूप से क्या हुआ, मुलायम पत्थर है। ये पत्थर जैसे ज्यादा हार्ड है, ये थोड़ा सॉफ्ट हुआ, बीच वाला, मिडिल वाला, और मिडिल वाला के बाद अपर वाला और सॉफ्ट हुआ। यानी जब हम लोअर पैलियोलिथिक बोले तो इसमें जिस पत्थर के मनुष्य ने इस्तेमाल किए हैं, क्वार्जाइट है, कैल्सिडोनी है और सैंडस्टोन है। जब हम मिडिल वाले पत्थर में आते हैं तो यहाँ तीनों तो जो जानकारी है पहले वाला क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन तो करेगा ही करेगा, बस नया ऐड कर लिया उस पत्थर का नाम है पेबल पत्थर। ये नया है मिडिल में पैलियोलिथिक में। और ये जो अपर पैलियोलिथिक में है इसमें पुराने जितने पत्थर है क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन, पेबल, इतना तो यूज करेगा ही करेगा, ऐड कर लेगा नया पत्थर, फिलिन पत्थर, चर्ट पत्थर, एगेट पत्थर। ये क्या स्टोन का नाम है, क्योंकि ये जो फेज है पूरे पूरे स्टोन फेज है। लेकिन स्टोन में भी डिफरेंट डिफरेंट स्टोन का नाम है जो इस काल में क्या क्या लोगों ने यूज किया है। ये बहुत डीपली है बट आ नहीं रहा है आपके एग्जाम में, नीट और जेआरएफ के एग्जाम में आता है तो उतना आपको मैं बस एक जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ कि जानकारी देखिए पढ़ाई कैसे करनी होती है, चीजों को समझनी कैसे होती है। क्योंकि जितना आसानी से हर कोई पढ़ा रहा है आज के डेट में, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि यार ये जो पढ़ा रहा है इसको कुछ पता भी है, जानकारी है कि पढ़ाना शुरू कर दिया है। और सच में कहिए कि इतिहास पढ़िएगा तो बहुत अच्छा समय लगता है पढ़ने में, लेकिन हाँ फिर जब आप निकल के आइएगा फिर आपके पास जो नॉलेज होगा, फिर आपके नॉलेज का हर कोई तारीफ करेगा। जितना भी स्टूडेंट के ग्रुप में रहते हैं उसको खुद बताइएगा या पूछिएगा तो उसके दिमाग से बाहर की चीज हो जाएगी वो चीजें। ये मैं डिफिनेशन कई जगह बोला, सब फर्स्ट साइड यही मेरे को बोलता था कि ये इतिहास का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। बोले ठीक है नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, जो हो सकता है आप वही पढ़िए। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप जब सही दिशा में चलेंगे तो उस दिशा में चलने वाली की संख्या ही बहुत कम है। एक अच्छे टीचर जिसके पास परफेक्ट नॉलेज है मार्केट में है कहाँ? आज है नहीं मार्केट में। आज नए नए टीचर, फ्री क्लास पूरा मार्केट में भरा हुआ है विद्यार्थी फ्री क्लास के नाम पर। विद्यार्थी को ये नहीं पता है कि क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, अपनी जिंदगी को स्पॉइल कर रहा है। हमारे टाइम के जो टीचर होते थे बड़ा रिस्पेक्टेबल होते थे, उसके पास स्टूडेंट बहुत विनती करते थे, सर हमें भी पढ़ा दीजिए, सर हमें भी पढ़ा दीजिए, बहुत रिक्वेस्ट के बाद भरते थे, हाँ भरते थे। आज तो हर कोई टीचर बन गया, मुझे आश्चर्य लग रहा है, नॉलेज कुछ भी नहीं है, बस केवल कट टेस्ट वाला नॉलेज है उसके पास। कोई गेन किया है नॉलेज को, वो एक नॉलेज अलग होता है। अब किसी का उठाए फेंक लेके पढ़ना शुरू कर दिए, पढ़ाना शुरू कर दिए, वो कहाँ से वो चीज उसके अंदर आ जाएगा भाई। इसीलिए पढ़ना है तो तरीका से पढ़ना है। इसलिए मैंने इस बार आपके तरीका को सोचा ठीक कर दूं पढ़ने का, क्योंकि अभी तक का एग्जाम वही कट पेस्ट वाला से निकल रहा था आपका, अब लेकिन नहीं निकलेगा। अब जो आयोग ने कह दिया कि नहीं निकाल पाएंगे, बात सही कह रहा है। तो जहां वो करेगा थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट, अच्छे अच्छे घोलट जाएगा एकदम, जिसने अच्छे पढ़ाई किए हैं उनको फायदा होगा उसमें, और जो इधर उधर करके पढ़ा है तो जाएगा वहां फेंकाएगा। ऐसा भी नहीं कि तुक्का मार क्वेश्चन होगा मार के आ जाएंगे। इसमें से पूछेगा तो जितना पत्थर हम बोले हैं कितना को पता है और कौन सी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा ये सब पत्थर, चर्ट पत्थर, एगेट पत्थर, पेबल पत्थर, क्वार्जाइट, सैंडस्टोन, इतना सारा पत्थर, अभी सुनते सुनते दिमाग खराब हो जाएगा। इतने इतने टाइप्स के लोगों ने पत्थर बनाया है, इतने मुलायम मुलायम पत्थर, आज वो पत्थर है भी नहीं दुनिया में। वो सब पत्थर आज मिल जाए तो करोड़ों अरबों में लोग बेचेगा। तो कहने का मतलब है कैसे ऐसे पत्थर थे यहाँ पे। अब मनुष्य ने देखिए टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस किया, तो टेक्नोलॉजी जहां तक बात है तो मनुष्य, मैंने पहले ही बोला, तो मनुष्य प्रगतिशील मनुष्य रहा है। शुरू में मनुष्य जो है
प्रकृति के द्वारा जो भी चीज उपलब्ध कराए गए थे, जैसे विशाल पत्थर, प्रकृति ने क्या दिया था, विशाल विशाल पत्थर दिया। मनुष्य ने क्या किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसको क्या किया, अपने अनुकूल बनाया। इसीलिए पैलोलिथिक में जो लोअर पैलोलिथिक है, वहां जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया उसका नाम बोल्डर टेक्नोलॉजी रखा, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर थे तो बोल्डर टेक्नोलॉजी वाले पत्थर थे। और उसके बाद जो है आगे चल करके जो है लोअर पैलोलिथिक में इसी बोल्डर टेक्नोलॉजी का पत्थर को इस्तेमाल किया। लेकिन मनुष्य चूंकि प्रगतिशील है, उसको जहाँ सुविधा वाला काम होगा वही करेगा, तो उसको भारी लगता होगा उतना बड़ा पत्थर उठाने में, सोचा इसको क्यों न पटक के तोड़ दे। बार बार पटका होगा तो पत्थर टूट गया होगा, तो दो भाग में बट गया, तो एक पार्ट अब छोटा होने लगा पत्थर। आगे सोचा हो ये भी बड़ा है, उसको छोटा कर देते हैं। इसीलिए कंपेरेटिवली टाइम पीरियड जैसे जैसे आगे गया वैसे वैसे छोटा गया आकार में, तो ये आकार को चेंज करेगा आगे चल, इसीलिए बाद में छोटा 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 पत्थर बनाएगा। ये मनुष्य की प्रगतिशीलता को बताता है कि नहीं बताता है। मनुष्य सोचा ना कि बड़ा है, थोड़ा कष्ट होता है, छोटा कर देते हैं। और टेक्नोलॉजी का क्या काम है, मानव के जीवन को आसान करना। जहां मनुष्य ने जीवन आसान किया समझिए टेक्नोलॉजी है। आपको आज गर्मी लग रही है, आप पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, तो थोड़ा सा गर्मी कम लगती है। तो ये चीजें हो गई। और मनुष्य ने जो है ये जो पत्थर तोड़ा है उसके भी कई टेक्नोलॉजी है। जैसे पत्थर तोड़ा है तो उसको बोलते हैं स्टेप ऑन फ्लैकिंग, कई स्टेप में ब्रेक किया, तो स्टेप ऑन फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी। उसी को बोलते हैं ब्लॉक एंड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, पत्थर को तोड़ने का है। उसी को बोलते हैं बाइपोलर टेक्नोलॉजी। अब बताइए ये सब चीज नॉर्मल बुक के औकात की बहुत बाहर की चीज है, और नॉर्मल जो टीचर है उसके औकात, वो तो यही कह के निकल जाएगा कि नहीं ठीक क्या पढ़ेगा, पर आता है नहीं एग्जाम में। एग्जाम में नहीं आता है, बट कंसेप्ट ठीक करने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे भी टॉपिक्स है जहां से कोई क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको इतिहास को एक क्रम देने के लिए, कंसेप्ट को ठीक करने के लिए पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कंसेप्ट ठीक नहीं होगा। और मकसद क्या है, आपके कंसेप्ट को अच्छा ठीक करना। जहां क्वेश्चन कंफ्यूज होता है, आखिर रिजल्ट में फंसने का क्या कारण है, कंसेप्ट ठीक होगा तो गलती होगा, कब भी नहीं होगा गलती। तो वही होता है, समय तो लगेगा ही, पढ़िएगा अच्छे से तो थोड़ा सा समय लगता है, बट कंसेप्ट ठीक हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। अब इसलिए पैलेलिथिक में आइएगा तो यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, दो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मनुष्य ने किया है। एक बोल्डर टेक्नोलॉजी है, एक थ्री फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी। दो टेक्नोलॉजी मनुष्य ने पत्थर को तोड़ने के लिए किया। ये मनुष्य की टेक्नोलॉजी से संबंधित इसकी जानकारी है। उसके बाद मिडिल पैलेलिथिक में जब आइएगा, यहाँ मनुष्य ने पहले की जो टेक्नोलॉजी है वो तो रहेगा ही, जैसे बोल्डर टेक्नोलॉजी को पता है तो रहेगा ही। थ्री फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी है, पत्थर तोड़ने की, वो रहेगा ही। बट आगे मिडिल में आके एक नया टेक्नोलॉजी जोड़ेगा, चॉपर चॉपिंग पेबल टेक्नोलॉजी जोड़ेगा। जैसे नदी के द्वारा क्या हुआ, पत्थर को नदी में डाल दिया और नदी जो बहा गए लाई, कहीं किनारे लग गए तो मुलायम पत्थर हुआ, इसलिए पेबल टेक्नोलॉजी हो गया, चॉपर चॉपिंग पेबल। सोचिए मनुष्य सोचा होगा तभी नहीं ऐसा हुआ है। सोचा होगा कि चलो इस बड़ा पत्थर है नदी में डाल देते हैं, अपर्दन होगा इसका, लौटेगा लौटेगा लौटेगा, लौटते 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 मनुष्य उसको टारगेट में रहता था या गिरा देता था। वो जानता था कि वो नदी के किनारे ही तो रहना है, आज यहाँ डाल दी कब जाएगा, वो अपने घिस घिस के छोटा हो जाता था। उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं चॉपर चॉपिंग पेबल टेक्नोलॉजी। अगर डीपली आता है सवाल पैलेलिथिक से, उसमें मिडिल पैलेलिथिक, तब ये चॉपर चॉपिंग पेबल टेक्नोलॉजी पूछेगा कहाँ, तो मिडिल पैलेलिथिक में मनुष्य हो जाए। और जो ये अपर पैलेलिथिक है, यहाँ मनुष्य पहले वाला जो टेक्नोलॉजी वो तो उसको पता रहेगा ही रहेगा, नया जोड़ लेगा। नया में स्टेप ऑन फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी, ब्लॉक एंड ब्लॉक टेक्नोलॉजी एंड बाइपोलर टेक्नोलॉजी आ जाएगा यहाँ पे। तो सोचिए तकनीकी विकास कैसे छोड़ देगा जी इतिहास पढ़ाने में। हर एक फेज में टेक्नोलॉजी है, इसलिए जब भी हम इतिहास पढ़ाएंगे तो हर एक फेज की टेक्नोलॉजी के बारे में हमको जानकारी देंगे। ऐसे नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट जगह दे दिए, दिल्ली सल्तनत में बता दिए टेक्नोलॉजी, हड़प्पा के उतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो सारे हैं। अब जो मिसाइल का कॉन्सेप्ट है देख लीजिए, महाभारत से उसको लिया गया है, महाभारत में पूरा दिखाया गया है मिसाइल के बारे में, आगे चल के उसको प्रैक्टिकल उतार लिया है लोगों ने।
तो वो क्या, वो बस उस समय में वो कहिए कि वो रूप में नहीं था, वहां था तो दूसरे रूप में था वो, लेकिन था तो। अब ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मनुष्य ने किया, इसलिए मनुष्य क्या है, प्रगतिशील है। अब यही सब टेक्नोलॉजी को यूज करके मनुष्य ने कुछ हथियार बना लिए, जैसे कि हैंड एक्स है, मनुष्य ने बना लिया। क्लेवर है हथियार, ये मनुष्य ने बना लिया। चॉपर चॉपिंग है, बना लिया। ये सब क्या हथियार है जो पैलेलिथिक काल के मनुष्य ने बनाया है। डिस्कोड एस नाम से एक टेक्नोलॉजी का पत्थर बनाया है। फ्लैग एंड कोर टूल्स नाम के पत्थर को बनाया है इसने। साइड स्क्रैपर बनाया है। ब्यूरीन बनाया है, चित्रकारी करने के लिए ब्यूरीन का इस्तेमाल किया है। इसमें जो लोअर पैलेलिथिक है, इसमें मनुष्य ने हैंड एक्स, क्लेवर, चॉपर और डिस्कार्ड कोर्स, जैसे कि थोड़ा अजीब लग रहा होगा मैं नाम ले रहा हूँ तो, बट ये तो सच है कि मनुष्य ने हथियार बनाए हैं। जब हम हैंड एक्स बोलते हैं तो जस्ट लाइक कुल्हाड़ी टाइप का समझिए, स्टोन का ही बनाया है, कुल्हाड़ी टाइप का बनाया है। कोई भी जानवर अटैक कर रहा है तो सीधे कुल्हाड़ी मार के काट ले रहा है। तो क्लीवर है, स्टोन का है। चॉपर है, गटासा टाइप का है। डिस्कॉर्ड कोर्स है, गोलाकार औजार हो गया। तो ये लोअर पैलेलिथिक से जुड़ा हुआ है। फिर मिडिल पैलेलिथिक में जैसे आइएगा तो ये पिछला वाला तो रहेगा, बट नया दो जुड़ गया। फ्लैग को टूल्स हो गया, कोर टूल्स हो गया। और फिर अपर पैलेलिथिक में जब आइएगा तो पिछले वाला रहेगा, नया जुड़ जाएगा, जैसे स्क्रैपर जुड़ जाएगा, ब्यूरीन जुड़ जाएगा। तो जब आपको सुन रहे होंगे नाम तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट सच यही है, ये सब हथियार मनुष्य ने बनाए हैं इस फेज में। और मानव के तकनीकी विकास को ये प्रूव करता है कि मनुष्य कितने टेक्नोलॉजी के रूप से एडवांस थे। ये इसके हथियार है। तो ये आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बस एक जानकारी दिए हैं, ताकि कहीं अगर मिलता है एनसीईआरटी में तो आपका अप्रोच हाई हो, उसके बाद बुक को पढ़ते हैं तो आपको समझ में सारी चीजें आएंगी। तो ये पैलेलिथिक से रिलेटेड ये चीज मेन रूप से आपको बताया गया है। तो उसके बाद जो है, अब जो पैलेलिथिक है अगर आप देखिएगा तो ये जो पैलेलिथिक फेज है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ जो एरा चल रहा है, जो फेज चल रहा है, सियानोजिक एरा में मनुष्य है। यहाँ पे ये जो ज्योग्राफी का कुछ फेजेज होता है, सियानोजिक एरा, तो एक सियानोजिक एरा में आपको मनुष्य है। सियानोजिक एरा के क्वाटरनरी फेज में मनुष्य है। क्वाटरनरी के प्लेस्टोसीन फेज में मनुष्य है। कहने का मतलब है कि जो पीरियड है, सबसे पहले एरा, एरा है सेनोजोइक एरा, यानी कि आप इसको थोड़ा सा ज्योग्राफी से लिंक करिए। ये जो ये तीनों है आपका, इस तीनों को मैं यहाँ एनालिसिस करके बता रहा हूँ। सबसे पहले एरा आता है, तो जो एरा है इसमें आता है सेनोजोइक एरा में, ये तीनों कौन सा एरा में आता है, सेनोजोइक एरा आता है। ठीक है, एरा तीनों है। मान लीजिए घटना ज्योग्राफी से लिंक हो जाए कि घटना हम लोग कर रहे हैं, जो ज्योग्राफी के शब्द में क्या है, कौन सी एरा है, तो सेनोजोइक एरा में है। पीरियड है क्वाटरनरी पीरियड। जब आप आइएगा तो पीरियड बनेगा तो क्वाटरनरी बोलेगा, क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी पीरियड होगा। और जब हम बोलेंगे फेज कौन है, तो ये जो तीनों का फेज चल रहा है वो प्लेस्टोसीन फेज चल रहा है, प्लेस्टोसीन फेज में है, प्लेस्टोसीन फेज। यानी कि ये जो घटनाक्रम चल रहे पैलेलिथिक की, जिसमें लोअर पैलम मिडल अपर है, जब हम एरा बोलेंगे तो सेनोजोइक एरा की घटनाएं है ये। पीरियड बोलेंगे तो क्वार्टरनरी पीरियड की घटना है। ये जो बोलेंगे तो प्लेस्टोसीन फेज। अब इसमें हुआ क्या है कि देखिएगा, टेम्परेचर जहां तक बात है तो शुरुआत में क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर कम रहा है। ठीक है ना, बहुत कम टेम्परेचर रहा है। और जल के जो स्रोत हैं वो कम रहेंगे, स्वाभाविक सी बातें हैं। टेम्परेचर अभी कम है तो बर्फ के रूप में जमे होंगे, तो ये बर्फ पानी वगैरह बर्फ कम रहे होंगे। और जो मनुष्य रहा होगा वो पहाड़ी क्षेत्र में होगा, घाटी क्षेत्र में होगा, पुरानी नदी क्षेत्र में होगा, झील क्षेत्र में होगा। मनुष्य यहाँ ही रहना चाहेगा। पहाड़ी में इसलिए रहना चाहेगा क्योंकि पहाड़ी में क्या होता है, अगर ज्योग्राफी के एंगल से देखिएगा तो वहां पे थर्मल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट काम करता है, तापीय विलोमता का काम करता है।
तो मनुष्य शायद ठंडा से बचने के लिए, तापीय विलोमता का लाभ लेने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में रहता होगा। घाटी नीचे में रहता होगा, अगर टेम्परेचर चेंज होता होगा तो नीचे ऊपर करता होगा, तो घाटी में भी आ जाता होगा, वैली में आ जाता होगा। और जो रिवर्स हैं वहां पे पानी के लिए रहता ही होगा, तो पानी चाहिए चाहिए। झील है तो पानी चाहिए। तो ये सारे अंदाज लगा के मैं बता पा रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता होगा। तो ये सारी चीजें हैं। और मछली को मतलब मनुष्य के खाने पीने में जो है जितना भी वो कुछ मार्केट में, यानी मार्केट का मतलब उसके लिए तो जंगल झाड़ था, तो जंगल में जो कुछ भी उसको मिल रहा था, चाहे कंद मूल जो भी है, या जानवर को शिकार किए, बड़े बड़े जानवर शिकार किए, बाद में उसको पता लगा कि जिसको हम शिकार करके मार के खा रहे हैं, इसको तो हम आगे चल के उपयोग कर सकते हैं। सारा सामान लाद देता था उस पर, अपना वो जानवर लेके जा रहा है, उसको बैठ जाता था, लेके जा रहा है, तो उसको लगा तो पालतू बनाया जा सकता था, धीरे धीरे पालतू भी बनाएगा। तो कंद मूल फल संग्रह वगैरह जो भी है, मछली उछली, ये सब चीज वो खाता है मनुष्य, ठीक है ना। यानी मनुष्य जो पैलोलिथिक दौर का है वो भोजन संग्राहक है, भोजन वो क्या करता है, वो संग्रह करता है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। और यही काल के मनुष्य है, खास के लोअर पैलोलिथिक, जिसको यूपीएससी की एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा है, इसको आप नोट भी कीजिएगा। लोअर पैलोलिथिक के फेज में मनुष्य ने 30,000 ईस्वी पूर्व में क्या किया है, पेंटिंग को बनाया है। 30,000 बीसी बोले तो अपर पैलोलिथिक में आ जाएगा, यानी कि इस वाला में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 40,000 से 10,000 न बोल रहे हैं, इस पेज में 30,000। तब ये वाला में पेंटिंग नहीं, ये वाला में, यहाँ वाला में पेंटिंग है। यहाँ करके नोट करके लिख लीजिएगा, इसको आईएएस के एग्जामिनेशन में पूछा है आपको क्वेश्चन। अपर पैलोलिथिक, अब अपर पैलियो सब लिखा रहेगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा। अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक फेज में, ठीक है, लगभग ब्रैकेट में डाल देते हैं 30,000 बीसी में, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक फेज में लगभग 30,000 बीसी में भीमबेटका, तो भीमबेटका जगह जो है आपको अपर पैलियोलिथिक में आ जाएगा। भीमबेटका के, ठीक है, पहाड़ी की गुफा में। सर मिडिल पैलियोलिथिक ना, अपर में आ रहा है, मिडिल में भी नहीं है। 30,000 बीसी बोले ना, तो 30,000 बीसी जो टाइम फ्रेम में अभी देखिए यहाँ लिखवा है ना, 40,000 से 10,000 है अपर का, और मिडिल वाला 1,00,000 बीसी से 40,000 तक लास्ट करता है। जहां से ये फेज खत्म होगा वहीं से अगला शुरू होगा, और ये 2.5 लाख सर इसीलिए तो बोल रहे हैं। ओके, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा गलती से। अच्छा ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, गलत लिखा गया और सही कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, तो जो क्वेश्चन आया तो आपका ध्यान खींचना मेरा काम है वहां पे ले जाकर ना। तो देखिए अपर पैलोलिथिक जो पेज है, यहाँ पे लगभग 30,000 बीसी में भीमबेटका पहाड़ी है, भीमबेटका के पहाड़ी की गुफा में क्या हुआ, चित्रकारी का पहला प्रमाण मिला। चित्रकारी का प्राचीनतम, सबसे पुराना चित्रकारी बोलेगा कहाँ मिला, तो आप भीमबेटका आराम से कौन के मार दीजिए, और डीपली ले जाएगा कौन काल का है, तो अपर पैलोलिथिक का है वो, ठीक है ना। 30,000 बीसी के आसपास का है। अपर पैलेथिक फेज लगभग 30,000 बीसी में भीमबेटका के पहाड़ी की गुफा में, ठीक है ना। सबसे प्राचीनतम, प्राचीनतम सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीनतम, सबसे क्या है, ओल्डेस्ट, ठीक है, सबसे प्राचीनतम चित्रकारी का प्रमाण मिला। चित्रकारी का क्या मिला, प्रमाण जो है मिला। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि अपर पैलोलिथिक फेज में लगभग 30,000 बीसी में भीमबेटका के पहाड़ी की गुफा में सबसे प्राचीनतम चित्रकारी का प्रमाण मिला है। नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि तो हर बात को आप पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत सारी बात सुन के भी माइंड में रखने का है, और जहां लगेगा ये बहुत नेसेसरी है तो उसको लिख भी लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। मैं खुद ही लिख के बताऊंगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मनुष्य ने यहाँ एक चित्रकारी किया है, और ये 30,000 बीसी का है, और ये पैलोलिथिक में अपर पैलोलिथिक का है।
जो काफी इंपॉर्टेंट है। और पैलियोलिथिक के बाद मनुष्य को यहाँ धातु के बारे में जहाँ तक बात है तो धातु की ज्ञान की कमी है, ठीक है ना। धातु के बारे में बहुत कुछ यहाँ नहीं बता सकते, बट पत्थर उत्थर से इंगेज है तो पत्थर के बारे में बढ़िया जानकारी है। और उसके बाद जो है मनुष्य से यहाँ अर्थव्यवस्था की उम्मीद तो करेंगे नहीं, इसलिए इतिहास जब पढ़ेंगे तो आप समाज पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, राजनीति, धर्म, संस्कृति, ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ हम अर्थव्यवस्था के बारे में बोलेंगे तो क्या अर्थव्यवस्था, कुछ है ही नहीं जो बारे में बोले। अर्थव्यवस्था से हमको इंटरेस्ट भी नहीं लेना है, चूंकि है ही नहीं। अभी कृषि भी नहीं आया तो अर्थव्यवस्था का जो प्रारंभिक है कृषि भी नहीं है तो अर्थव्यवस्था नहीं है। पेंटिंग आप कहेंगे पेंटिंग आ गया, और पेंटिंग ऐसा नहीं आ गया तो बिक्री कर रहा है पेंटिंग, बस वैसे ही कोई लिख दिया ब्यूरिन से बना दिया है। तो जो पेंटिंग है ब्यूरिन से कर दिया तो लोग को लग रहा है पेंटिंग बनाया होगा। हो सकता है कुछ ऐसे ही कर दिया हो, बैठा है कुछ कुछ खोल बच्चा सब कोई से कर देता है, तो समझे वही वो है। लेकिन चूंकि पेंटिंग माना है सब लोगों ने तो ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है ये आपको यहाँ पे आ गया है। उसके बाद बाकी कुछ भी नहीं है, भवन निर्माण वगैरह कुछ नहीं, मूर्ति उर्ति निर्माण कुछ नहीं, मैक्सिमम चीज नहीं है, बस इतना समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद जो मनुष्य है, अब ये मनुष्य के बहुत सारे टाइप हैं। जैसे देखिए जो मनुष्य है, इतिहास में आप इतना जो लंबा पेज देखे हैं, ये गलत मत समझ लीजिएगा कि यहाँ मनुष्य यहाँ गया, मनुष्य नहीं आया है यहाँ सबसे पहले एप्स आया, एप्स के बाद होमिनिड आया। हो सके तो ये भी चीज आप नोट करके लिख लीजिए। सबसे पहले एप्स आया, ठीक है। एप्स के बाद है होमिनिड आया, होमिनिड के बाद है होमो हैबिलिस आया, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस आया, ठीक है। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आया, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। उसके बाद आया होमो सेपियंस, होमो सेपियंस आया। अब ये जो होमो सेपियंस है ये 3 पार्ट में ब्रेक होता है, इसमें से 3 लोग आए निकल निकल के। सबसे लेटेस्ट बाद में लिखेंगे तो समझिएगा सबसे आधुनिक वो रहेगा। इसमें जो पहला आता है निकल के क्रो मैग्नन आता है, CRO क्रो मैग्नन, क्रो मैग्निन बोलते हैं इसको, CRO क्रो MAGNIN, क्रो मैग्निन। दूसरा वाला आता है नियरथल, NEADERTH, नियरथल आ गया। अब तीसरा होमो सेपियंस, सेपियंस आ गया, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, सेपियंस। तो होमो सेपियंस, सेपियंस हो गया, ठीक है। यानी ये 3 क्रो मैग्नन, मैग्निन, नियरथल, ये मानव का क्रम है। अब ये जो एप्स देख रहे हैं ये मानव तो नहीं है, इसको चिंपैंजी बोलते हैं, चिंपैंजी। ये मनुष्य जैसे है चिंपैंजी, चिंपैंजी है। ये जो होमिनिड बोलते हैं मनुष्य सदृश दिखता है, ऐसा नहीं कि मनुष्य हो गया, मनुष्य एज लाइक मनुष्य है, ये मनुष्य सदृश प्राणी, ये मनुष्य जैसा दिखता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक ना। और ये जो है होमी हैबिलिस है, ये विकसित थोड़ा सा हो गया, ये विकसित दिखेगा आपको। अब हर एक पे पढ़ाने लगेंगे तो कई लेक्चर इस पे चला जाएगा। तो ये विकसित प्राणी है, ठीक है ना। हाँ, आधुनिक मनुष्य होमो सेपियंस, सेपियंस ये जो है यही पूर्वज है आधुनिक मनुष्य का, और ये सब का पूर्वज होमो सेपियंस है। यानी होमो सेपियंस जो है लेटेस्ट है, ये मनुष्य के लगभग पहुंच गया अराउंड में। ये सब मनुष्य जैसे लगता कहाँ है, मनुष्य को मनुष्य का डेवलपमेंट अभी चल ही रहा है, ऐसा थोड़ी कि पूरा मनुष्य का डेवलपमेंट हो गया है। आप तो इतिहास पर इन्हीं लोगों का पढ़ रहे हैं सब,
ऐसा नहीं कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आज जो मानव आ गया सामने आपको, ऐसा मानव का इतिहास नहीं पढ़ना है। मानव का विकास हो रहा है, उस विकास मानव का खुद का विकास हो रहा है, लेकिन मानव के विकास क्रम का अध्ययन करें, ठीक ना। तो ये चीजें हैं। तो फिलहाल आप ये बात पकड़ लिए होंगे कि इसमें जो है, आपको मैं बता दूं कि जो मध्य प्रदेश है, होशंगाबाद जिला में एक हथनोरा जगह है, वहां पे पैलियोलिथिक मनुष्य जो है उसकी एक सारी गली खोपड़ी मिली है, और वो खोपड़ी के आधार पर बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता है, बट ये होमो इरेक्टस वर्ग का, ये वाला वर्ग का है। तो इसको नोट करके मैं लिखवाना चाह रहा था, इसलिए एक चेन आ गया बीच में, इसलिए चेन को समझा दिए कि पहले एप्स आया, होमिनिड आया, होमो हैबिलिस आया, होमो इरेक्टस आया, होमो सेपियंस आया। होमो सेपियंस के ही 3 पार्ट टूट के आगे, क्रो-मैग्नन, नियंडरथाल, होमो सेपियंस सेपियंस। इसलिए आधुनिक मनुष्य जो आता है आपको, ये तो यहाँ से शुरू हो जाता है, और इसके सबसे लेटेस्ट होमो सेपियंस, सबसे लास्ट में आधुनिक मनुष्य में भी सबसे लास्ट में ये आता है। तो आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। आप बस एक नोट करके जो मैं लिखवाना चाह रहा था, जिस कंटेस्ट में इसको रखा है, आप लिख लीजिएगा कि नोट करके ही 1987 1987 ईस्वी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां पे होशंगाबाद जिला के हथनोरा जगह, होशंगाबाद जिला, यहाँ हथनोरा जगह है, हथनोरा, होशंगाबाद जिला हथनोरा, ठीक है। यहाँ से हथनोरा से, मध्य प्रदेश से पैलियोलिथिक जो मनुष्य है, पैलियोलिथिक मनुष्य की खोपड़ी मिली, जो होमो इरेक्टस वर्ग के हैं। होमो इरेक्टस वर्ग के, तो ये 87 में हो गया आपको, होमो इरेक्टस वर्ग से हो गया कनेक्शन, ठीक है। अतः आप कह सकते हैं फाइनल तौर पे कि ये जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मकान इस दौर में आप नहीं कह सकते हैं, बस्ती, गांव, सामुदायिक जीवन जो चाहिए, पशुपालन, अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी के कुछ ऐसे सोर्स, मृद भांड, मानव के अवशेष, एक को छोड़ के, हथनोरा को छोड़ के, ऐसे नहीं अब इसके बाद नहीं मिलेगा, मूर्ति, धातु ज्ञान, ये कुछ भी नहीं इसको पता। अब कल हम इस पे जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं, जो पैलियोलिथिक के अंतर्गत जो स्थल हैं, वो आपको बता देंगे, ताकि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत यहाँ पे ना हो। और वो स्थल में जहाँ से जो एक दो बात बता देंगे कि यहाँ से क्या मिला है, इस स्थल से क्या मिला, इस स्थल से क्या मिला है। तो आपको दिमाग में वो रखना कि पैलियोलिथिक के रिलेटेड कौन कौन साइट्स हैं, स्थल इंपॉर्टेंट होगा। कल पैलियोलिथिक पढ़ा गया, फिर मेसोलिथिक और नियोलिथिक को हम मूव कर दें। तो 2-4 दिन थोड़ा स्लो रहेगी क्लासेस, थोड़ा सा बीएस बनाने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो इसीलिए उसके बाद फिर हमारी क्लासेस रफ्तार में आ जाएगी। और बीएस पे बहुत वर्क करवाए हैं। अब आप लोग अपना एनसीईआरटी को पढ़िएगा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सब कुछ पकड़ में आएगा, कुछ नहीं लगेगा कि नहीं आ रहा है पकड़ में, सब पकड़ में आएगा। तो आज के सेशन को अब यहीं क्लोज करेंगे, कल फिर हम लोग मिलते हैं तो फिर आगे बात करेंगे, ठीक है सर? हाँ बोलिए। कि सर जितना ही पत्थर है इसको याद रखना है, मतलब जैसे आप काहे बोले याद ना कि रखिएगा, बस आप लिख लीजिए ना, आप पूछ के और देखिएगा क्या पता है, इतना साल से टीचर क्लास में पढ़ाता है, हिस्ट्री का विद्वान समझता है, उसके औकात से बहुत बाहर का चीज हो जाएगा। और ये सब पत्थर कहीं लिखा हुआ मिल जाता है आपको, तो अब तो दिमाग में इमेज बनेगा ना जी कि पत्थर हम पढ़े हैं और ये कब से पत्थर चल रहा है। याद तो नहीं करना है, याद करने वाला जो चीज है वो तो नोट करके हम लिखवा दे रहे हैं, बट आप नोट कर लिए होंगे तो आपके लिए बढ़िया है, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। याद नहीं भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नॉलेज के लिए तो जरूरी हो जाता है कभी कभी कई चीजें ना। कभी कोई चीज क्या ठीक है। पूछ लेगा, नहीं पूछ लेगा, किसी को पता नहीं, जब इमीडिएटली एग्जाम में आ जाता है तो वहां लगता है वो पढ़े थे, देखो इसका फायदा मिलता है।
इसलिए पढ़ाई किया हुआ चीज कभी बेकार नहीं होता है, ठीक ना। चलिए अब सेशन को क्लोज करते हैं।